पेन कौन गया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का परम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में। मैं अनुराग आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं साइंस के इस बहुत ही बेहतरीन सीरीज में। तो आपको पता है कि यहां पे हम लोग साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है पीवाई, क्योंकि देखिए टीचर्स से संबंधित बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी आप एक अपडेट निकल के आई है जिसमें यह बताया गया है कि अब एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। जहां पे आप देख रहे थे वहां पे एक ही दिन में एग्जाम, अब यहाँ पे पीटी और मेंस जैसे पैटर्न पे हो सकता है कि इस तरह से इस आधारित पे क्वेश्चन मतलब एग्जाम लिया जाएगा। देखो ये अपडेट आ रही है, ठीक है। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि अब जो एग्जाम होगा हमारा वो पीटी और मेंस के आधार पे ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं, अब देखो इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए कि सर अब देखिए ऐसे हो गया है, अब कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। और खास करके वो बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे जिन्होंने टीआर 3 में 2 या 3 मार्क्स से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, तो वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि अब देखिए परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने से या डिप्रेशन होने से कुछ होने वाला नहीं है। अब हमारे लिए क्या मायने रखता है? हमारे लिए मायने रखता है ये कि अब हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें, और बेहतर करें, और मेहनत करें, अपने आप को और शार्प करें, अपने आप को और बेहतर कर पाएं, ताकि आने वाले एग्जाम में हम अपने आप को खुद को साबित कर पाएं और अपना एक जो सपना है सरकारी नौकरी का उसको हम पूरा कंप्लीट कर पाएं। अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे, अपना सपना पूरा करेंगे, अपने शिक्षकों का सपना पूरा करेंगे। तो आपके इस सफर में मैं बोल रहा हूँ कि परम आईएएस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कि आपको पता है कि परम आईएएस ने बीपीएससी में बहुत ही अपना एक अलग ही रुतबा था, इसका है अभी भी अलग ही रुतबा है। तो हमने ये नई पहल शुरू की है बीपीएससी टीचर के लिए, जहां पे हम आपको एक कंप्लीट पैकेज देने वाले हैं, जहां पे आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको एक कंप्लीट तैयारी दी जा रही है, कंप्लीट। बहुत जल्दी हम लोग कोर्स भी कंप्लीट लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही एफोर्डेबल, बहुत ही सस्ते में रहेगा, जो कि आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज रहेगा, जहां पे आप इस पैकेज के माध्यम से आप अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम हो, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम को समझना है, पैटर्न को समझना है, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पीवाईक्यू एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आने वाले एग्जाम कैसा हो सकता है, कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसी सफर को मैं बढ़ा रहा हूं। आपको पता है कि मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है, तो जहां पे हम सिर्फ टॉपिक वाइज यहाँ पे, जैसे ये लाइट का टॉपिक मैंने देखा हुआ था, तो पहला लेक्चर हमने देखा था, उसी का पार्ट 2 है, जहां पे यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे हम लोग जंप करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज यहाँ पे रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि टॉपिक वाइज हम रिवाइज करें, तो मैंने टॉपिक वाइज ही इसको शुरू किया है, ठीक है। तो यही है कि ज्यादा आप परेशान ना हो, एग्जाम का पैटर्न बदल भी गया है, तो अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते। बस एक ही चीज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर करना, और ज्यादा अपने आप को शार्प करना, और अपने आप को खतरनाक बनाना। और कैसे बनाएंगे? अपने आप को अपडेट करके, अपने आप को और पढ़ के, एनालाइज करके, कोई भी टॉपिक को बहुत ही डेप्थ एनालाइज करके, यही तरीका, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। चलो आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो पहला ये हमारा लाइट का पहला ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। हमने पहले में देख लिया था, और यहाँ पे हम कंप्लीट लाइट में जितने भी क्वेश्चन है उसको आज मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलो आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भैया यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या गया है। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बोला गया है? किसी उत्तल लेंस का फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर देन इट इज पावर विल, पावर क्या होगा? अब देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, पावर से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आए तो पावर से संबंधित मैं आपको बताऊंगा, पावर बराबर क्या लिखता हूं, 1 बाय फोकल, ठीक है। 1 बाय फोकल लेंथ हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये डाटा किस में रहता है? ये रहता है मीटर में। अगर मैं सेंटीमीटर की मैं बात कर दूं तो 1 बाय एफ सेंटीमीटर में ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही बात है। तो मैं बोलूंगा कि भैया कितना दिया हुआ उत्तल लेंस का, आपको क्या निकालना? फोकल, अच्छा फोकल दूरी दी हुई है, पावर आपको निकालना है, तो पावर निकाल लेते हैं। तो किसमें दी हुई है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में मैंने बोला कि 100 बाय क्या लिखेंगे, तो फोकल लेंथ कितने दी हुई है? 50 दी हुई है। भाई इसको मैं काट दूंगा तो पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक और चीज, चलो यहां पे भी एक और चीज है, देखो क्या एग्जामिनर ने थोड़ी सी चालाकी है, यहां पे आपको दे दिया कॉन्वेक्स लेंस, तो मतलब यहां पे आंसर सी भी है और डी भी है। आंसर तो मेरा 2 है,
लेकिन मैं बोलूंगा कि अब यहां पे आपको एक लेंस दिया हुआ है, एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक दिया हुआ है कॉनकेव लेंस। अब इस आधार पे आपको यह भी बताना पड़ेगा कि भैया हमारा जो पावर आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। कल मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता देता हूं। अगर लेंस आपका कौन सा हो, ये हो, कौन सा हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, ये कौन सा लेंस आपका, ये है आपका सॉरी, ये कौन सा है आपका कॉन्वेक्स लेंस है ये, और ये कौन सा आपका कॉनकेव लेंस है। सिंपल सी बात है, ये कौन सा है, ये है आपका अवतल और ये हो गया आपका उत्तल। तो इसकी मैं पावर की बात करूं तो इसका पावर हमेशा आपको पॉजिटिव में मिलेगा और इसका पावर हमेशा आपको नेगेटिव में मिलेगा। तो आप बोले कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप हमको बताइए कि भाई प्लस हुआ क्यों, माइनस क्यों हुआ। तो मैं आपको बताता हूं पावर। देखो जब भी इसमें आप देखेंगे, इसमें आप जब भी देखेंगे इमेज जब बनाते हैं तो इमेज हमेशा देखो कैसे बनती है, इमेज हमेशा लेंस के इस साइड बनती है, इस साइड, इस तरफ बनती है, मतलब कि इमेज हमेशा इस साइड बनेगी। और इसमें अगर मैं इमेज बनाऊंगा, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं, इसमें अगर मुझे इमेज बनानी होगी तो इमेज हमेशा देखना इस लेंस के इस साइड बनती है, मतलब कि यहां इसने लाइट को ये डाइवर्ट कर देता है और हम यहां पे काल्पनिक तौर पे एक इमेज बना लेते हैं। तो मुझे बताओ कि इसका फोकल किधर है, तो फोकल इस साइड है, तो मैंने बोल दिया इसका फोकस साइड। इसका फोकस किधर है, तो भैया इस साइड है। तो मैं बोलूंगा साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहाँ पे। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, मान लेता तो कोई सा भी लेंस हो, या उत्तल हो या उत्तल कोई भी हो, अगर मैं बोलूंगा कि साइन कन्वेंशन, ये जो लेंस है, लेंस के इस साइड कोई भी डाटा लेना हो तो वो भैया मैं नेगेटिव में लूंगा, लेंस के इस साइड कोई भी डाटा लूंगा तो मैं पॉजिटिव में लूंगा, ठीक है। तो मैं बताऊं इसका फोकस किधर है, लेंस के इस साइड है, तो इस साइड फोकस पॉजिटिव में है, तो मुझे बताओ इस पॉजिटिव को यहां पॉजिटिव रखूंगा तो पावर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में ही तो आएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं यहां पे किस में कॉन्वेक्स की जगह यहां पे कॉनकेव कर देता, अवतल दर्पण करता है, मुझे पता फोकल, तो इसका फोकल कहां बन रहा है, तो यहां पे बन रहा है। तो मतलब कि लेंस के इस साइड और लेंस के इस साइड आऊंगा तो डाटा कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मतलब यहां पे पावर इसका कैसा आएगा, नेगेटिव पावर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू डायोप्टियर। डायोप्टियर पावर की अगर यूनिट में पूछूं क्या होती है, डायोप्टियर होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टियर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, ठीक है। व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म द कलर व्हाइट डेविएटेड द मोस्ट इज, ठीक, कौन सा कलर ज्यादा डाइवर्ट करता है, रेड, लाल, पीला, बैगनी और नीला। चलो कोई भी देख लेते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास एक प्रिज्म, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो विचलित हो रहा है या मुड़ रहा है, तो ये जब भी मैं प्रिज्म से किसी भी व्हाइट लाइट को मैंने निकाला तो व्हाइट कलर क्या करेगी, अलग अलग 7 कलरों में क्या हो जाएगी, अलग अलग बिखर जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक और हो गई 7। और ये 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर, बचपन से पढ़ रहे हैं विबग्योर 7 कलर होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा इंद्रधनुष में भी कितने 7 कलर होते हैं, या वहां पे व्हाइट कलर क्या, व्हाइट लाइट जो होती है 7 अलग अलग कलरों में डिवाइड हो जाती है। यहां पे भी हमने प्रिज्म के माध्यम से इसको 7 कलरों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली 7 कलर में आ गया, तो लाइट मुड़ रही है, ठीक है। और लाइट 7 कलरों में क्यों डिवाइड हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन इसका वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की यहां पे हमारे पास यहां पे क्या है, रे है। और जब ये इससे मैं प्रिज्म से मैं गुजारूंगा तो अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से ये अलग अलग यहां पे कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो बेसिकली मैं बोलूंगा कि ये मुड़ना किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे। मतलब कि जो बेंडिंग जो हो रही है, बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ पे, वेवलेंथ पे, जिसको हम क्या बोलता हूं, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसी को बोलते हैं वेवलेंथ, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ये इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, उल्टा रिलेशन। उल्टा रिलेशन का मतलब ये हुआ कि मतलब मान लेता हूं कि अगर वेवलेंथ मैक्सिमम रही, मतलब कि ज्यादा रही, तो बेंडिंग क्या होगी, कम या ज्यादा, उल्टा रिलेशन है। तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि यहां पे बेंडिंग क्या होगी, तो बेंडिंग यहां पे कम होगी, सबसे कम हो जाएगी। और यहीं पे मान लेता हूं वेवलेंथ अगर मिनिमम रहा, मतलब कि बहुत कम रहा, सबसे कम रहा, तो बेंडिंग क्या होगी हमारी, यहां पे बेंडिंग हो जाएगी ज्यादा। बस यही रिलेशन आपको फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। इसी रिलेशन से सारा आंसर आ जाएगा। अब मैं बोलूंगा कि जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी कम मुड़ेगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा मुड़ेगा। तो भाई देख लेता हूं वेवलेंथ किसका, तो वेवलेंथ में बोलूं सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास होता है, रेड के पास मैक्सिमम रहता है, ठीक है। अब मिनिमम किसके पास रहता है, इस भाई साहब के पास मिनिमम रहता है। और ऊपर यहां से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होता है, घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है, सबसे कम भैया वायलेट के पास पहुंच जाता है। तो मैं बोलूंगा कि सबसे अधिक कौन सा विचलित हो रहा है, या सबसे अधिक कौन बेंड हो रहा है, ठीक है। तो भैया देख लेंगे
तो सबसे अधिक पूछा, तो सबसे अधिक मुझे बताओ इसमें कौन होगा। तो मैंने बोला कि उल्टा रेडिएशन, वेवलेंथ जिसका सबसे कम उसकी बेंडिंग ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा तो भैया यही होगा, कौन सा, वायलेट। तो वायलेट आंसर देख ले, तो भैया वायलेट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो सबसे ज्यादा यही बैंड करेगा, सबसे ज्यादा यही विचलित होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर मैं पूछूं सबसे कम कौन करेगा, तो सबसे कम वो होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा किसके पास है, रेड के पास, तो सबसे कम कौन सा होगा। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं अधिक की जगह यहां सबसे कम पूछूं, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन, वेवलेंथ जिसके पास ज्यादा है वो कम बैंड होगा, कम विचलित होगा, तो इसका आंसर यहां पे हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक पूछा मतलब वेवलेंथ जिसके पास कम है वो ज्यादा बैंड होगा, ज्यादा विचलित होगा, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है। अभी मैंने पहला क्वेश्चन मैंने देखा था, वही हमने देखा था, मैंने आपको बोला था क्या, डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। विच लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्ड या डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं। ऑप्शन अवतल, उत्तल, अवतल और उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखते हैं भाई। तो मैंने बोला कि हमारे पास दो लेंस है, एक ही हो गया ये और एक हो गया ये लेंस। ठीक है, दो लेंस है। ये कौन सा लेंस है, ये हमारे पास उत्तल लेंस है। ठीक है, ये कौन सा है, अवतल लेंस है। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, दो लेंस है। अब देखो यहां पे लाइट आई और ये लाइट को क्या करता है, मोड़ देता है। लाइट को इसने क्या किया, एक जगह पे मोड़ दिया। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा, इसको बोलेंगे कन्वर्ज। तो लाइट को क्या किया इसने, मोड़ा, कन्वर्ज किया है। लाइट को आई, लाइट को थोड़ा सा मोड़ा, कन्वर्ज कर दिया। इस वजह से इस लेंस का नाम क्या पड़ जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा इसको, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। मैं इस पे गया, मैंने लाइट को यहां पे डाला और लाइट को इसने क्या किया, दूर फेंकने लगा। मतलब कि क्या कर रहा है, लाइट को दूर फेंक रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। ये भाई साहब मोड़ रहा है, लाइट को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, ये लाइट को दूर जगह फेंक रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ट कर रहा है। तो डाइवर्ट कर रहा है ये भाई साहब, इस वजह इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर रहा है। ये लाइट को एक जगह मोड़ रहा है, ये लाइट को एक दूसरे जगह क्या कर रहा है, अलग अलग दिशाओं में क्या कर रहा है, फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग पूछा है, तो डाइवर्जिंग का नाम भाई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर डाइवर्जिंग का जगह कन्वर्जिंग पूछ लिया तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाएगा। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज फॉर सेविंग। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर गलत करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारा कभी कभी एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या बोला गया है, कॉनकेव, ठीक है, अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखो गलती करने वाले हैं। ठीक है, आंसर बोल रहे होंगे कौन, समतल, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, लेकिन आंसर इसका समतल नहीं है। बेसिकली इसका आंसर कौन सा था, इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कि आंसर किसने मार रहे हैं, समतल दर्पण पे। समतल दर्पण का मतलब समझ रहे हो, जो आप जिस चेहरे को, जो मिरर आपके हाथ में रहता है, जिसे देख के आप अपने चेहरे को देख के रोज देख रहे हैं अपने चेहरे को। ठीक है, जिस मिरर में देख के निकल रहे हैं अपनी खूबसूरती को देख के, तो वो जो देख रहे हैं वो कौन सा दर्पण है, वो समतल दर्पण है। लेकिन दाढ़ी क्या बोला गया है, दाढ़ी का क्या बोला, दाढ़ी बनाने के लिए। अब जब भी मान लेते हैं सपोज तुम दाढ़ी बनाते हो, तो मिरर को कैसे रखते हो, एकदम पास में रखते हो, ऐसे रख दो, तो एक एक दाढ़ी को देखना पड़ेगा तुमको, भैया कौन सा दाढ़ी, कहीं कौन सी दाढ़ी व्हाइट है, उसको काटना कैंची से, तो एक एक दाढ़ी को देखना पड़ेगा भाई, बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा, तो इतना क्लोज रहना पड़ेगा। तो वहां पे बेसिकली जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो समतल नहीं होता है, वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या करता है, जो भी जैसे तुम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जाओगे तो इमेज जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी बनने लगती है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे कि मान लेता हूं कि ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे मान लेता हूं कि ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया पोल। तो मैंने बोला कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाओगे, तो मतलब कि पास ला रहे हो, सेंटर के पास पहुंचे, और पास लाया, तो सेंटर के पास सी और एफ के बीच लाया। मैंने बोला और
एफ के पास ले, और एफ और पी मतलब इतना आपने पास लिया कि फोकस और ऑब्जेक्ट को आपने कहां रख दिया, फोकस और पोल के बीच। तो इमेज कहां बनती है, तो यहां पे इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है। और इमेज कैसी बनती है, नॉर्मल जो आपकी इमेज होती है उससे बड़ी बनती है। तो इसीलिए एक एक बाल आपको दिखाई पड़ेगा, तो क्योंकि इमेज कैसी बनी, थोड़ी सी बड़ी बन रही है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है मतलब दाढ़ी वाड़ी को करने के लिए। इवन डॉक्टर भी जो होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कल मैंने बताया भी था आपको कि दांत को चेक करना होता है, उसको दांत को बारीकी से देखना पड़ता है कि भैया कहां पे दांत सड़ा हुआ है, कि दांत कैसे है। तो डेंटिस्ट बेसिकली इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने में भी इसका, और डेंटिस्ट भी यही करते हैं। लेकिन आपको अपना पूरी शक्ल देखनी है। मान लेते जो आप जिस मिरर को देख के आप रोज निकाले वो कौन सा होता है, समतल दर्पण। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे कि समतल दर्पण है और समतल दर्पण में जैसे कि आपकी हाइट मान लेता हूं कि 6 फुट है, तो जो हमारा मिरर होना चाहिए समतल दर्पण, उसकी कितनी हाइट में रखूं ताकि आप अपना पूरा इमेज उस मिरर में देख पाए, समतल दर्पण में। तो यहां पे देखो क्या खेल है। समतल दर्पण में अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो जितनी भी इमेज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, उसके हाफ के बराबर समतल दर्पण की भी हाइट होनी चाहिए। मतलब कि कोई 6 फुट का व्यक्ति है तो अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर कितना रहना चाहिए, ये 3 फुट का होना चाहिए, तब जाके उसमें आप अपना कंप्लीट पिक्चर देख पाएंगे उस समतल दर्पण में, ठीक है। चलो यहां तक ठीक है बात। तो मैं अगर इमेज का मैंने नेचर पूछा, मतलब कि मैंने पूछा कि जो आपका इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, तो इमेज कैसा होगा, तो ये होगा काल्पनिक, ठीक है। ये कैसा बनेगा, काल्पनिक इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, काल्पनिक बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा बोला जब भी सीधी इमेज बनेगी तो इमेज कैसी बनती है, काल्पनिक, ठीक है। तो इमेज सीधी बनेगी और हमेशा काल्पनिक। और कैसी होगी, मैग्नीफाइड, थोड़ी सी बड़ी बनेगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहानी है, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। चलो भाई बनाते हैं इसको। तो मान लेता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि मैं एक दर्पण बना रहा हूं। मैंने कल भी आपको बताया था, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी आप हमेशा पेन और पेपर लेके बैठा कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जो भी चीजें नहीं होंगी आपके लिए उसको आप नोट डाउन करते जाएगा। मैं एक दर्पण बना रहा हूं, देखो दर्पण को कैसे बनाता है, मिरर को कैसे बनाया जाता है। तो मैंने एक ग्लास लिया, स्पेरिकल ग्लास लिया। इस स्पेरिकल ग्लास का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, तो मैंने मान लिया सी सेंटर है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मैंने मान लिया आर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस गिलास को 20 से काट दिया, ठीक है। तो भैया इसको मैंने काट दिया। अब मैंने क्या किया, इस गिलास को यहां से मैंने क्या कर दी, इसको एक कोटिंग कर दी, ठीक है। कोटिंग कर दी मतलब कि इसको मैंने एक कोटिंग कर दिया, मतलब कि यहां पे AgNO3 सिल्वर, ठीक है, AgNO3 की सिल्वर नाइट्रेट की मैंने क्या कर दिया, इसमें कोटिंग कर दी है। अब ये जो गिलास था वो किस में कन्वर्ट हो गया, दर्पण में। कभी भी आपने अपने समतल दर्पण को देखा होगा तो देखना पीछे में कोटिंग लगी रहती है, किसकी रहती है, AgNO3 की रहती है। तो इसकी वजह से ये ग्लास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बोला जाएगा, अब यहां पे देखो इसको मैंने ऐसे काट के निकाला तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, ये बन जाएगा अवतल दर्पण। अगर यहीं पे अंदर से मैं इसकी कोटिंग कर दूं तो अंदर से इसकी कोटिंग कर दूंगा तो ये भैया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कौन सा बन जाएगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। क्या बोला गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस क्या होगा। तो फोकस क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि जो इन दोनों के बीच, यहां से लेके यहां के बीच जो रेडियस है इसको मैं आधा कर दूंगा। तो मुझे बताओ ये दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट जो आपका बन रहा है, इस मिड पॉइंट की यहां से के बीच दूरी सेम होगी। तो ये जो मिड पॉइंट जो बना, इसी मिड पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलता हूं फोकस बोल देता हूं। तो मतलब कि ये जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, इसको मैं क्या बोलूंगा, फोकल लेंथ बोलूंगा। और ये दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों के बीच में मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया जो कि मिड पॉइंट हो। तो भैया ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो मुझे बताओ ये पूरी दूरी कितनी थी, आर, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी r/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है, ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा r/2। और इसी लेंथ को मैंने क्या नाम दे दिया, इसी को मैंने बोल दिया फोकल लेंथ दे दिया, ठीक है। फोकल लेंथ मतलब कि फोकल लेंथ किसके बराबर होगा, रेडियस के हाफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रेडियस दी हुई है 40, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, हाफ, दैट इज 20। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर देखो कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अवतल दर्पण कैसे बनाना है या उत्तल दर्पण कैसे बनाना है, तो भैया ऐसे बनाना है, ठीक है। तो भैया बाहर से कोटिंग करूंगा किसकी, AgNO3 की, तो भैया ये क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा अवतल दर्पण। अंदर से कोटिंग करूंगा तो क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण ये बन जाएगा।
आते हैं नेक्स्ट भाई क्या करनी है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकल दूरी होगी, ठीक है। तो मैंने भैया पावर के बारे में पहले ही दे दिया, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोला है। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्या हो सकता है। तो पावर के बराबर मैंने पहले बोला था 1 मीटर में, और ये क्या हो जाएगा एफ 100 सेंटीमीटर में, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया कि एक डायोप्टर की लेंस की क्षमता कितनी होगी, मतलब कि डायोप्टर कितना है 1, तो मतलब पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, ठीक है। अब आंसर में हम देखेंगे भैया मीटर में दिया हुआ कि सेंटीमीटर में, पहले देख लेते हैं। अच्छा मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी दिया। अगर एक डायोप्टर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो फोकल लेंथ में बोलूंगा 1/f सेंटीमीटर में, क्या बोलता मिटर में लूंगा तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर आ जाएगा। लेकिन वही सेंटीमीटर में अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या लिखूंगा 100/f सेंटीमीटर, और f बराबर क्या होगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर देख लेते भाई। तो यहां पे देखें अगर सेंटीमीटर में अगर बात करूं तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ये तो हो नहीं सकता। 2 मीटर ये भी नहीं होगा, 2 मीटर ये भी नहीं होगा। 1 मीटर की बात करो तो मीटर में देखो कितना हो जाएगा 1 मीटर। दैट मीन आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलते हैं सामान्य नेत्र की के लिए दूर बिंदु क्या होती है। द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए सबसे मैक्सिमम दूरी क्या हो सकती है, मुझे बताओ। ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा कि कितनी दूर तुम चीजों को देख सकते हो, तो बोलोगे भैया मैं तो सितारों को भी देख रहा हूं कि नहीं, आप तारों को भी देख रहे हो। अब तारे आपसे कितनी दूर है बता कर पाओगे, बहुत ही दूर है। इतनी दूर कि मैं बोलूंगा कि भैया कि कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तुम, बहुत दूर है, ठीक है। दूसरे आकाश गंगा के जो स्टार होते हैं वो भी हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। समझ लो कितनी दूर है वो। तो देखा जाए तो बेसिकली इतनी दूर है कि हम उसको नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वैसे डिस्टेंस को क्या बोल देंगे इनफिनिट। मतलब कि जो बहुत दूर है, बहुत ही दूर, जो बहुत दूर होता है डिस्टेंस में, तो हम उसको बोल देते हैं वो हमसे कितनी दूर है इनफिनिट डिस्टेंस पे। तो मैक्सिमम आंख की कितनी दूर तक देख सकता है, तो इनफिनिट तक देख सकता है, ठीक है। तो वही पूछा कि सामान्य दूर बिंदु कितनी होती है, तो इनफिनिट होगी, अनंत तक देख सकते हैं। अगर यही दूर की जगह कम पूछता तो तब आंसर क्या होता। यहां पे दूर की जगह कम पूछ देता है। देखो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में छप किया जाएगा पीवाईक्यू में, ठीक है। हो सकता है इसी में कुछ ना कुछ बदलाव करके आपसे क्वेश्चन पूछा। तो क्या क्या बदलाव कर सकता है वो हम देखते हैं। कम पूछा तो सबसे कम दूरी जो होती है आंख की वो होती है 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये हो जाएगी सबसे कम और ये हो जाएगी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा हो जाती है, ये कम होगी। इसी वजह से देखो कभी भी तुम देखो ना, इस पेन को मैं देखो, ये पेन है, ये मैं इसको देख पा रहा हूं। जैसे जैसे इसको मैं सामने ला रहा हूं, 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 सामने, अब देखो अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अब मुझे अब इसको मैं धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आंख की मिनिमम डिस्टेंस जो देखने की क्षमता होती है दैट इज 25 सेंटीमीटर। अगर इससे कम दूरी हुई तो आंख इसको देख नहीं पाएगा, धुंधलापन आपको देखने को मिलेगा। इसी को बोल देते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। मतलब कि आई की देखने की क्षमता को क्या बोल देते हैं। कभी एग्जाम में पूछ लिया गया आपसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन का मतलब आंख को देखने की क्षमता। देखो हमारा जो आई लेंस होता है वो क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को घटाता बढ़ाते रहता है, जिसके अकॉर्डिंग हम चीजों को देख पाते हैं। हमारे आंख का जो फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं है, तो फोकस लेंथ हमेशा घटता और बढ़ता है। अब मुझे बताओ फोकस लेंथ घटता बढ़ेगा तो उसके हिसाब से पावर भी हमारा क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आंख का जो लेंस है उसका पावर घटता और बढ़ते रहता है। और घटता बढ़ता क्यों है, ताकि चीजों को हम क्या करें, आसानी से देख पाए। इसी वजह से हमारे आंख का पावर घटते बढ़ता है, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ रहा है। तो इनफिनिट पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, कहां पे, इनफिनिट, मतलब सितारों को मैं देख रहा हूं, तो मुझे बताओ उस समय आंख का जो फोकल लेंथ होगा कितना होगा, तो ये होता है लगभग 17 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। यहां पे रखूंगा तो इनफिनिट पे रखूंगा तो, ठीक है। तो ये भी आपसे कभी एग्जाम में पूछ लगे, इनफिनिट पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो आंख का फोकल लेंथ कितना होगा, तो कितना होगा 17 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम 25 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम में पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू एकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। तो आंख अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, उसको अपने फोकल लेंथ को चेंज करता है। दिस इज द एकोमोडेशन ऑफ आई। प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होगा। देखो अभी मैंने ये क्वेश्चन तुमसे बनवाया था कि, ठीक है। तो अब देख लेते हैं विच कलर ऑफ द लाइट हैज द मिनिमम डेविएशन। कौन ज्यादा कम करेगा, तो वही बात है। तो मैंने बोला कि कौन डेविएट कम करेगा,
तो भैया 7 कलरों में अलग अलग ये बिखर जा रहा है, तो मुझे बताओ किस में। तो मैंने बोला कि ये जो बेंडिंग हो रही है या जो आपका क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, ठीक है, ये डेविएशन हो रहा है या मुड़ना जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन लाइट सबसे ज्यादा मुड़ती है, कौन लाइट सबसे कम मुड़ेगी, ठीक है। या आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि रेड ब्लू, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, अलग अलग कलर दिए जाएंगे और आपको ऑर्डर में अरेंज करना है कि भैया कौन ज्यादा मुड़ रही है, कम मुड़ रही है। ये तो कुछ नहीं करना है, आपको एक ही चीज फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ। सारा खेल जो वेवलेंथ ही खेलता है लाइट में, सारे खेल को कौन खेलता है, तो वेवलेंथ। तो वेवलेंथ भैया यहाँ पे तो डेविएशन जो हो रहा है या बेंडिंग जो हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे इनवर्सली। अभी मैंने आपको बताया था। तो मुझे बताओ यहाँ पे तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसके पास है, तो सब क्या पूछा, सबसे न्यूनतम कौन होगा। तो न्यूनतम देख लेते हैं भैया। तो मैंने बोला कि विबग्योर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा विबग्योर। ये कलर अलग अलग 7 कलरों में भैया, अलग अलग 7 कलरों में ये बिखर गया। तो सबसे ज्यादा मिनिमम वेवलेंथ किसके पास है, इसके पास। मैक्सिमम किसके पास है, इसके पास। तो भैया जिसके पास वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम डेविएट होगा और जिसके पास मिनिमम होगी वो ज्यादा डेविएट होगा। सिंपल सी बात है, ये रिलेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो पूछा गया सबसे कम, क्या, विच वन, मिनिमम। मिनिमम के बारे में आता। तो मिनिमम मतलब कि वो सबसे कम डेविएट कौन होगा, जिसके पास वेवलेंथ ज्यादा है। और वेवलेंथ का ऑर्डर मैंने बोला कि ऐसे रहेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ कम होते जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम किस में होगा, तो रेड में होगा। तो आंसर देखो कहां पे है, तो रेड, ऑप्शन नंबर ए ही यहां पे दे दिया। मान लेता हूं कि ऑप्शन ए नहीं था, मैं ऑप्शन यहां पे ए ही होगा, मैं ऑप्शन ए को उड़ा देता हूं यहां से, ठीक है, मैं ऑप्शन ए को उड़ा दूंगा। अब मुझे बताओ कौन सी लाइट सबसे ज्यादा डेविएट होगी। तो पता मुझे आपके पास आंसर कौन सा है, येलो, ब्लू एंड वायलेट। तो मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड के पास थी, तो ये डाइवर्ट हो गया, सबसे कम होगा। उसके बाद देखो किसका नंबर आएगा सबसे, उसके बाद कौन मुड़ेगा, ठीक है, तो ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद कौन सा, इंडिगो, उसके बाद वायलेट। तो सबसे कम तो वायलेट। तो ये ऑर्डर चलेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ रेड ऑप्शन में, तो कौन होगा आंसर, ऑरेंज होगा। तो ऑरेंज ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद कौन आ जाएगा, येलो होगा। येलो आंसर है, बिल्कुल है, तो येलो हो जाएगा इसका आंसर, अगर रेड ना होता तो। लेकिन ऑप्शन में रेड है, तो इसलिए आंसर किसको टिक करेंगे, रेड को ही, ठीक है। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दूरदृष्टि वाले आंख को साफ साफ देख सकती है। अच्छा, मतलब कि आईज विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन क्लियरली सी। अच्छा, किस चीज को देख सकती है, मतलब क्या बोला गया, दूरदृष्टि कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फायर साइटेडनेस बोलते हैं, ये किस चीज को क्लियरली देख सकता है। देखो नाम है, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। नाम क्या दिया हुआ है, दूरदृष्टि दोष। क्या नाम दिया, दूरदृष्टि दोष। लेकिन यहाँ पे इस भाई साहब को ऐसा नहीं कि दूर का चीज नहीं दिखेगा, दूर का चीज दिखाई देगा। लिखा हुआ है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है, लेकिन उस व्यक्ति को सामने का उसको दिखाई नहीं देगा। इसी बीमारी को, इसी डिजीज को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, फारसाइटनेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, पहले आंसर तो मैं आ जाऊंगा, आंसर टिक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपसे बनना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन बनते हैं तो मैं बोलूंगा कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने बोला कि नॉर्मल आई मेरी ऐसी ही थी। तो नॉर्मल आई ऐसी थी, लाइट आई और लाइट यहां पे पड़ रही है, और लाइट बेसिकली कहां पे, रेटिना पे जाके भैया क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है और इमेज बन रहा है। कन्वर्ज करने मतलब कि आंख में कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कौन सा लेंस, तो भैया ये कौन सा लेंस है, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब कि कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। अब मैं आता हूं इस पे, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम क्यों होती है, ये ऐसा तभी होता है जब आंख थोड़ा सा, आई बॉल जो होता है, आंख का जो आई बॉल लेंस जो होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब कि मान लेता हूं कि इतना साइज था, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सिकुड़ रहा है, तो आई बॉल आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब कि सिकुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इतना था अब इतना से इतना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ गया। तो सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, इस भाई साहब का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ा तो मुझे बताओ पावर पे क्या असर पड़ेगा, पावर घट जाएगा, पावर घट जाएगा। क्यों घटा भाई, तो पावर को मैंने अभी हमने पावर के बारे में बहुत बार देखा, ये होता है रिलेशन पावर और फोकस। तो फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर घट गया। अगर पावर मुझे घटा तो पावर आंख का घट गया है,
तो मतलब ये हुआ कि पावर जो आंखा का घटा तो कन्वर्जिंग पावर घट गई, तो मतलब ये तो नॉर्मल आई की मैं बात कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया होगी तो पावर घट गया, तो मतलब कन्वर्जिंग पावर घटा, तो ये लाइट बेसिकली यहां पे जाके मुड़ेगी। कहां पे मिलेगी? ये रेटिना से आगे जाके यहां पे क्या होगी? लाइट इमिट करेंगे। यहां पे इमेज बन रहा है, तो इमेज यहां पे बन रहा है तो हमको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा पर्दा तो आंख का रेटिना है, रेटिना पे जब तक इमेज क्या करती नहीं बनेगी तो हमको चीजें दिखाई नहीं पड़ेगी। तो अब इस प्रॉब्लम को ठीक करना, तो क्या करें? तो मैंने बोला आंख का पावर घट गया, तो आंख की पावर को मैं बढ़ा देता हूं। तो बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे? तो भैया यहां पे हमारे पास एक लेंस है। कौन सा लेंस होगा? तो यहां पे एक लेंस का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल मैं यहां पे कर लूंगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करूंगा, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? तो लाइट के पावर को बढ़ा देगा। जैसे कि कल पावर बराबर क्या लिखता हूं? पी नेट बराबर क्या लिखूंगा? तो भैया इसका पावर मान लेता हूं कि P1 और इसका पावर कितना हो जाएगा? P2। तो पी नेट बराबर क्या लिखूंगा? P1 प्लस P2। अगर कुछ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस रहने पे क्या लिखते हैं? D P1 इंटू P2, मतलब कुछ ना कुछ पावर यहां पे बढ़ जाएगा। तो पावर को बढ़ाने के लिए मैंने इस लेंस का इस्तेमाल कर लिया, और ये क्या करेगा? कन्वर्जिंग को थोड़ा सा क्या करेगा? ज्यादा कर देगा। तो पावर बढ़ा तो पावर बढ़ने के बाद क्या होगा? देखो यहां पे इसको मैं हटा देता हूं। पावर बढ़ने के बाद अब क्या खेल होगा? तो यहां पे लाइट क्या हो जाएगी? और ज्यादा कन्वर्ज होगी, और इतनी ज्यादा कन्वर्ज हो जाएगी तो इमेज मेरी कहां बन जाएगी? रेटिना पे जाके बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करूंगा? तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि आप मान लेते किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, तो वो किस पावर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस पावर का ग्लास लगाएगा वो? अगर मैं डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, मान लो होगा आपके कोई बहुत सारे दोस्त होंगे जो प्लस किसी के ग्लास का पावर प्लस में होता है, किसी का माइनस में होता है। तो अगर मान ले तो पावर के आधार पर भी मैं ये बता सकता हूं आपको कि उस व्यक्ति को क्या समस्या है। तो मान लेता हूं कि अगर मान लेते कॉन्वेक्स लेंस लगाया, तो मुझे बताओ इसका, मैं बोलूंगा कि फोकस किधर मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो इसका पावर हमेशा किस में रहता है? इसका पावर हमेशा आपका प्लस में रहेगा। तो मतलब कि किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसके ग्लास का पावर क्या होगा? प्लस में होगा। अगर ठीक है तो पावर प्लस में होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने हाइपरमेट्रोपिया से संबंधित सारी बात करी। अगर वही उल्टा में मायोपिया की बात करूं तो मायोपिया में कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे मायोपिया को ठीक करने के लिए? तो इसका उल्टा वाला लेंस कौन सा? तो ये वाला लेंस होगा। कौन सा? कॉनकेव लेंस, अवतल दर्पण। और इसका फोकस नेगेटिव में है, तो पावर भी इसका किस में होगा? नेगेटिव में। मतलब कि जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया होगी, तो सॉरी मायोपिया होगी, उसको कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। पावर उसका नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव ग्लास वाला अगर कोई व्यक्ति पहन रहा है चश्मा, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है? तो मायोपिया। और मायोपिया में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। तो मायोपिया में अगर मैं बात करूं, ठीक है, मायोपिया में अगर मैं बात करूं तो उसको भैया सामने का दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। आते हैं इस पे। तो आप क्या क्वेश्चन पूछा? सामने साफ कौन सा? अच्छा, तो साफ बेसिकली कौन सा दिखेगा? दूर का साफ दिखाई देगा, लेकिन सामने का दिखाई नहीं देगा। सारी बातें यहां पे मैंने आपको बता दी हैं, सारी प्रॉब्लम भी बता दी है। एक और प्रॉब्लम होती है प्रेस बायोपिया, ठीक है। एक और प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। इसको भी देख लेता हूं यहीं पे। एक बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, मैं सारी चीजें यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इसलिए पेन और पेपर लेके बैठो, ताकि बहुत सारी चीजें जो सीखने वाली चीजें उसको नोट डाउन। एस्टिग्मेटिज्म एक प्रॉब्लम होती है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या प्रॉब्लम होती है मैं आपको बता रहा हूं। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि मान लेता हूं कि ऐसे एक लाइनिंग मैंने बनाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल, ये ऐसी लाइन। तो एस्टिग्मेटिज्म जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, तो कोई एक लाइन, या तो ये वाली लाइन या तो ये वाली लाइन उसको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस? तो इसमें सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका तो बहुत आसान था, एकदम चिंटू सा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। चलो अब आते हैं। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। द रेटिना कन्वर्ट लाइट इंटू डैश, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल और रियल इमेज, यानी में से कोई नहीं। चलो आते हैं। तो मैंने बोला कि भैया जो हमारे आंख पे इमेज जो बनी, तो हमारा आई था, ये हमारा आई लेंस है, यहां पे क्या हुआ, रेटिना पे इमेज हमारी बन गई, ठीक है। अब क्या इमेज यहीं पे बनी रहेगी ना? तो यहां पे क्या पाए जाते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, बाय पाए जाते हैं ऑप्टिकल नर्व पाए जाते हैं। ऑप्टिकल नर्व का मतलब क्या? नर्व का मतलब होता है नर्व सेल से, और ऑप्टिकल का मतलब लाइट से। मतलब कि वैसे नर्व जो क्या करेंगे, लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करेंगे, पकड़ेंगे उसको। और ये बेसिकली जो इमेज जो हमारी बनी है, उस इमेज को एज इट इज लेके जाएंगे ना। कैसे लेके जाएंगे? एक सिग्नल के माध्यम से लेके जाएंगे, एक मैसेज के माध्यम से लेके जाएंगे। और वो मैसेज किस फॉर्म में होगा? केमिकल फॉर्म में।
ऑप्टिकल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, किस फॉर्म में? तो भैया जो मैसेज जाएगा वो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बेसिकली हमारा जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जो इमेज है वो एक तरह की इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को ये किस में कन्वर्ट होगा? ये ऑप्टिकल नर्व क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करेंगे? इसको डिटेक्ट करेंगे और इस भाई साहब को लेके चले जाएंगे कहां पे? हमारे ब्रेन में। ब्रेन में लेके जाएंगे, ब्रेन इसको क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा और पता चल जाएगा कि भैया अच्छा ये बोतल है, अच्छा ये पेन है, ये कोई लड़की है, ये कोई लड़का है, पता चल जाएगा उसको कि ब्रेन प्रोसेसिंग कर लेता है। तो ऑप्टिकल नर्व यहां पे लगे रहता है, इस इंफॉर्मेशन को कैच करेंगे, लेके चले जाएंगे ब्रेन में, ब्रेन के प्रोसेसिंग। अच्छा मुझे एक चीज और बताना, मुझे बताना ब्रेन का कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट इस ऑप्टिकल नर्व के जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, कौन सा पार्ट इस मैसेज की प्रोसेसिंग करेगा? ठीक है, ब्रेन में 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब होता है, जैसे कि सेरेबेलम के 4 पार्ट होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब और कौन सा? पैराइटल लोब। तो कौन सा लोब ब्रेन का इस ऑप्टिकल नर्व की प्रोसेसिंग करेगा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए आंसर। ठीक है, चलो तो यहां पे ऑप्टिकल नर्व बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको लेके चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? कौन सा रंग कौन सा रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? अच्छा, विच कलर इज यूज इन ए डेंजर सिग्नल? डेंजर सिग्नल के तौर पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नीला, बैगनी, लाल, पीला। ये तो क्वेश्चन तो बहुत ही एकदम क्या बोल सकता हूँ कि इससे आसान क्या हो सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार तब बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि भाई आखिर डेंजर सिग्नल के तौर पे क्यों यूज करें, तब मजेदार क्वेश्चन बनता है। चलो मैं बनाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, आंसर तो आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही पिद्दी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे क्वेश्चन बनाता तो क्वेश्चन मैं क्या करता, यहां पे थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे। क्या करेंगे? छेड़खानी यहां करेंगे, बोलेंगे खतरे के सिग्नल के लिए आपको पता है रेड सिग्नल का इस्तेमाल कर, लेकिन क्यों? लाल ही क्यों? पीला क्यों नहीं? नीला क्यों नहीं? हरा क्यों नहीं? वायलेट क्यों नहीं? लाल ही क्यों? लाल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आप चाहे कितना भी दूर पे क्यों ना खड़े रहे आपको लाल दिखाई पड़ जाएगा। तो दूर होने से लाल सिग्नल आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या? सामने रहेंगे तो मतलब क्या? अगर पीला रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ब्लू रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब इसकी साइंस को समझते हैं। बेसिकली क्या है? लाइट, देखो सारा खेल में लाइट में वेवलेंथ खेलता है। तो मैंने आपको बोल दिया, देखो अब स्कैटरिंग इसको बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकिरण इसको हम बोलते हैं, प्रकिरण। ये जो होता है वो वेवलेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। अब ये भैया कैसे बोल रहे हैं आप मुझे बताइए? बोलेंगे हम नहीं मानेंगे। आप बताइए हमको ये बात आप कैसे बोल रहे हैं, इस बात को साबित कीजिए। मैं बोलूंगा अभी साबित कर देता हूं लोगों। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट पार्टिकल के क्या होते हैं, लाइट ट्रेवल कर रही है और एयर में जितने पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, गैसें हो सकती है, ये किससे टकराएंगी? लाइट से टकराएंगी और लाइट को बिखेर देंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग। अब देखो मैं बोलूंगा कि मान लेता हूं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है। अब वेवलेंथ कैसी है? छोटी। तो वेवलेंथ छोटी है तो एकदम देखो यहां पे जा रही है ऐसे टकरा के, एकदम कितनी छोटी वेवलेंथ, मतलब बहुत छोटी, एकदम एकदम देखेंगे बहुत छोटी करके जा रही है, और ये छोटी सी वेवलेंथ है, इन पार्टिकल से टकरा के और पार्टिकल को क्या कर देंगे? बिखेर देगा। लेकिन वेवलेंथ बड़ा कर दो तो देख लेते। तो मान लेता हूं कि यहां पे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, यही छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अब मैंने वेवलेंथ को भाई बड़ा कर दिया, ये भैया लो वेवलेंथ बड़ा हो गया। तो मुझे बताओ इस वेवलेंथ को रोकना इस पार्टिकल के लिए आसान है कि इसके लिए आसान है? तो ये पार्टिकल के लिए आसान है क्योंकि वेवलेंथ छोटी से एकदम जिस करके जा रही है और इसको टकराएगी जो बिखर देगी। लेकिन इस वेवलेंथ को रोक पाना इस पार्टिकल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा, स्कैटरिंग कम। यही तो बात तो मैंने लिखी, तो इस बात को साबित मैंने कर दिया। अब यहां पे देखो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, स्कैटरिंग कम होगी, तो वो लाइट लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। इसी वजह से आपको देखा होगा रेड को हम डेंजर सिग्नल पे तौर पे करते हैं यूज। क्यों? क्योंकि भैया दूर से भी आपको दिखाई पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम होगी। लाइट तो सारे आ रहे हैं आपके पास, लेकिन जैसे कि लाइट सारे आते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि जैसे कि सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है, तो आपको आसमान या सूर्य कैसा नजर आता है? लाल नजर आता है। क्यों? क्योंकि भैया लाइट जो आती है आपकी आंखों के पास, बहुत सारी सभी लाइटें आती है, लेकिन मैक्सिमम जितनी लाइट होती है सब स्कैटर हो जाती है, सब बिखर जाती है, आपकी आंख तक पहुंचती ही नहीं है। तो कौन सी लाइट पहुंचती है? रेड। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है और स्कैटर कम होती है। स्कैटर कम होगी तो आपकी आंख पे बात। तो दूर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कौन सी होती है? रेड। तो रेड है लंबा डिस्टेंस ट्रेवल, तो दूर, इसलिए डेंजर सिग्नल में इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि दूर से भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी यहाँ पे देखेंगे, रेटिना प्रकाश को अच्छा ये तो हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाशीय स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विच व्हाट इज द यूज टू ऑब्टेन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। अब पहले तो ये समझो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तब जाके ऑप्शन भी देख लेता हूं, ठीक है। क्या है, अवतल लेंस और कौन सा, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म, ठीक है। यहां पे आते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, ये जो स्पेक्ट्रम आप बोल रहे हैं प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, इसका क्या मतलब होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अलग अलग कलर। आपने 7 कलर देखे होंगे, ठीक है। तो लाइट क्या करती है भैया, मान लेता हूं कि मैं इसको प्रिज्म से पास करवाता हूं, तो प्रिज्म से पास करवाता हूं तो सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, वेवलेंथ अलग होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में सब कलर मुड़ जाते हैं, तो मुड़ेंगे तो अलग अलग कलर आपको नजर आएंगे, दैट इज विबग्योर, ठीक है। बार बार ये आ रहा है, ठीक है। अलग अलग कलर आपके यहां पे बनेंगे, अलग अलग कलर बने हैं, तो अलग अलग कलर में बिखरना ही, अलग अलग कलर यहां पे जो आपको स्क्रीन में देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इसी को बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि अगर लाइट आपको स्पेक्ट्रम में प्राप्त करना है, गेन करना है, तो किसका इस्तेमाल करता हूं, मैं बोलूंगा प्रिज्म का पकड़ लो, प्रिज्म ले लो और उसका आ जाएगा। क्या मैं अवतल लेंस ले सकता हूं ना, कौन सा अवतल दर्पण, ये भी ना, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रिज्म के माध्यम से हम अब स्पेक्ट्रम गेन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं अवतल लेंस का इस्तेमाल करूंगा तो क्या दिक्कत है, अवतल लेंस में बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भैया ये लाइट को क्या करता है, अलग अलग क्या बोलते हैं वेवलेंथ, अलग अलग क्या करते हैं कलर में डिवाइड नहीं कर पाता, ये बेसिकली लाइट को क्या करता है, मोड़ने का काम करता है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी हो रहा है, वो डिस्पर्शन आपको इस लेंस में देखने को नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, तो सिर्फ किस में मिलेगा, प्रिज्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, सरल सूक्ष्मदर्शी दर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, व्हाट इज द यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा देखो ऑप्शन देख रहे थे भैया, अवतल दर्पण, तो दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे बताओ तुमने कभी भी बचपन में या कभी भी 6th-7th में थे तो आपने एक टेस्ट किया होगा, मतलब कि बायो के लिए में माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की होगी सेल को, तो सेल में मुझे बताओ दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हो। दर्पण क्या करेगा, दर्पण तो लाइट को क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, तो दर्पण से क्या हम माइक्रोस्कोप में दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसका इस्तेमाल करते हैं, लेंस का भले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दर्पण का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंस जहां जहां दर्पण है वो तो खेल ही खत्म हो जाएगा, उसका ऑप्शन ही खत्म, बच गया ए, सी और डी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो मुझे बताओ, देखो कुछ भी मैं बताता हूं कैसे आपको, अगर आप नहीं भी आता है तो कैसे एलिमिनेट करें ऑप्शन। तो मैं आपको बोलूंगा कि 2 लेंस है आपके पास, कौन कौन सा, एक है अवतल और एक है कौन सा, एक है आपके पास अवतल दर्पण और एक है उत्तल, उत्तल और अवतल, ठीक है। 2 लेंस आपके पास, तो मैं बोलूंगा कि भैया मुझे बताओ ये जो लेंस होता है ये किस तरह की इमेज बनाता है, ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, छोटी इमेज ही बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, हमेशा कहीं पे भी रखोगे ऑब्जेक्ट को हमेशा इमेज छोटी बनाता है। ये भाई साहब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज बनाता है, ठीक है। मैं बोलूंगा क्या ये इमेज कभी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, बिल्कुल ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, मतलब कि इमेज को क्या कर देता है, लार्ज कर देता है। मैग्नीफाइड का मतलब उसकी साइज को बढ़ा देता है, इमेज आपको बड़ी नजर आएगी, बिल्कुल यहां पे आपको देखने को मिलता है। पोजीशन बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पोजीशन तो मैं अगर मान लेता हूं कि मैंने एफ पे अगर रख दिया, फोकस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, इमेज बनती है कहां पे, इनफिनिट पे बनेगी, और इमेज कैसी बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनती है, ठीक है। और या तो मैंने इमेज को F और P के बीच रख दिया तो इमेज हमेशा यहां पे कैसे बनेगी, बड़ी बनेगी, यहां पे भी इमेज बड़ी बनती है। लेकिन F पे रखूंगा तो बहुत बड़ी बनेगी, इसके तुलना में भी बड़ी बनेगी। तो इमेज कैसी बन रही है, हमेशा मैग्नीफाई, हमेशा नहीं बनेगी, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज बनती है, ठीक है। जैसे कि मैंने F पे रखूंगा तो इनफिनिट पे इमेज बनेगी और बहुत ही बड़ी बनेगी, F और P के बीच रखूंगा तो यहां पे इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। और यहां पे मैं बोलूं F और C के बीच अगर रखूंगा तो इमेज कहां बनेगी, तो इमेज बनेगी आपकी C और इनफिनिट के बीच में बनेगी, ये भी इमेज थोड़ी सी बड़ी बनेगी, ठीक है। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज बनेगी, लेकिन हमेशा मेरा मकसद क्या था कि इमेज बड़ी किस में बन रही है, इसमें या इसमें, तो इसमें इमेज बड़ी बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर क्या होगा, उत्तल, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस यहां पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या चित्र में दिखाए गए बॉक्स के अंदर, देखो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कुछ नहीं, एकदम चिंती सा आंसर इसका, बहुत ही देखने में बड़ा लगे, वो देखते नहीं है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वो उल्टा हो जाता है यहाँ पे कि देखने में बड़ा लगे लेकिन है कुछ नहीं,
ठीक है, देखिए लग रहा है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे देखो क्या बोला है, चित्र में दिखाए गए बॉक्स के अंदर परावर्तन तल स्थित है। ठीक है, बॉक्स के भीतर जाने वाली दो प्रकाश किरणें एक और दो बॉक्स के मार्ग से एक और दो पे निर्गत होती है। बॉक्स के अंदर परावर्तक तल क्या है? ठीक है, ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, सो इन द फिगर two light ray 1 and 2 entering the box emerge from the box on path 1 and 2 the reflecting surface inside the box is। ठीक है, क्या बोला गया? देखो बोला गया कि एक बॉक्स है, यहाँ पे कोई सरफेस बना दिया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग, ये लाइट जा रही है यहाँ से, ये लाइट यहाँ से गई, अच्छा ये लाइट यहाँ से गई, कलर चेंज करते हैं, ये लाइट यहाँ से गई भैया, यहाँ से ये लाइट गई और ऐसे जाके भाई साहब क्या हो गई, मुड़ गई। ठीक है, ये लाइट यहाँ से गई और ये जाके यहां से ऐसे मुड़ गई। ठीक है, एक नंबर वाली है, यहां पे देखो एक नंबर वाली कौन सी है, अलग अलग कलर से बना देता हूं। एक नंबर वाली ये रह गई, तो ये भैया ऐसे गई है और क्या हो गई है, ऐसे भैया मुड़ गई है। ठीक है, दूसरी नंबर की ऐसे गई है और ऐसे मुड़ गई है। मुझे बताओ ये कैसा, तुमको फील कैसा हो रहा है? लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है? तो मुझे बताओ लाइट को डाइवर्ट कर रहा है, कन्वर्ज कर, लाइट को कन्वर्ज किया जा रहा है, लाइट को मोड़ा जा रहा है। देखो लाइट यहां मुड़ रही है, लाइट यहां पे मुड़ रही है। अब मोड़ने का काम किसका है, किस लेंस का है? तो अभी हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं? कन्वर्जिंग बोलते हैं कनकेव मिरर को, दैट मींस किसको, अवतल दर्पण को बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का काम क्या होता है, लाइट यहां से जा रही है, ये लाइट को मोड़ देता है, इसके ऐप से पास आउट होगा। यही खेल तो यहां पे खेला जा रहा है, सेम इसे को, लाइट गई और यहां से रिफ्लेक्ट हो, यहां नीचे से ऊपर से लाइट जा रही है, मैं नीचे से लाइट को लेके जा रहा हूं, तो लाइट नीचे से जाएगी, इससे टकराएगी और यहां से पास आउट हो जाएगी। तो यहां पे देखो ये कौन सा लेंस का काम करेगा, ये सॉरी कौन सा मिरर का काम कर रहा है, अवतल दर्पण का काम कर रहा है। लेकिन मैं उल्टा ले लूं तो मैं बोलूंगा कि नहीं, आप बोल रहे हैं जो अवतल दर्पण, नहीं मैं बोलूंगा कि नहीं, आप मुझे उत्तल दर्पण में भी बताइए कि भैया इसमें क्या क्या नहीं होगा। उत्तल दर्पण होगा तो देखो ये इमेज, इसका काम क्या होता है, लाइट को बिखेरने का, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग दर्पण बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ये लाइट को डाइवर्ट करता है, बिखेरता है। तो लाइट यहां पे आएगी, ये लाइट को मोड़ देगा, क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां से लाइट को मैंने गया और लाइट को क्या कर देगा, बाहर फेंकेगा, मतलब कि फैलाने का लाइट को ये फैलाने का काम करता है, ये लाइट को मोड़ने का काम करता है। कौन सा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो ये जो आपको जो सरफेस देख रही है या ये जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरह का काम करेगा, अवतल दर्पण का काम करेगा। दैट मींस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आई बात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अपवर्तक प्रकाश के खगोलीय दूरी में इन ए रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास कोई टेलीस्कोप है, ठीक है, उसमें बोला गया है नेत्रिक का फोकस दूरी अधिक होती है, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ग्रेटर। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई बॉल आर इक्वल। ठीक है, मोर देन वन। चलो ऑप्शन तो देखेंगे बाद में, पहले समझते हैं कि भैया ये टेलीस्कोप की क्या कहानी है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हम बात करें तो भैया टेलीस्कोप में की क्या कहानी है, टेलीस्कोप में क्या होता है, देखो भाई साहब टेलीस्कोप के जरिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम बड़ी, ठीक है, दूर की चीजों को भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ी देखने की कोशिश करते हैं। तो टेलीस्कोप पे बेसिकली देखने के लिए हमको दो लेंस की जरूरत पड़ती है, एक तो होती है यहां पे और एक होता है यहां पे, दो लेंस की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहीं पे हमारी आंखें रहती हैं टकटकी लगा के। ठीक है, यहां पे हमारी आंखें रहती है, दूर से लाइट आई है, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं इसका फोकस, तो दूर से लाइट आ रही है, थोड़ा सा इसका इमेज थोड़ा सा मैं ढंग से बनाता हूं, एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, नजर घटी हटी या दुर्घटना घटी, यही कहानी हो जाएगी। ठीक है, यहां पे हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका फोकस। ठीक है, ये लाइट आएगी, लाइट को ये क्या करेगा, एक लाइट तो ऐसे पास आउट हो जा रही है, एक लाइट यहां से आएगी मुड़ेगी, क्योंकि लेंस है तो रिफ्रैक्ट करेगा, तो यहां पे रिफ्रैक्ट होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे इमेज यहां पे बन जाएगी, इमेज यहां पे बनी, और ये लाइट फिर ये लाइन फिर ये लाइट फिर आगे भी जाएगी, तो आगे जाएगी तो मुझे बताओ यहां पे लाइन ये आगे जाएगी और ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ मोड़ देगा, इधर की तरफ मोड़ देगा, और यहां पे आपने आंखें लगा के रखी हैं और ये इमेज आपको देखने लगे। ठीक है, ऐसे ही इमेज यहां पे बनता है, लाइन कहां से रही, इनफिनिट से, ये लाइट को मोड़ेगा, मोड़ने के बाद यहां पे इमेज बनेती है, और फिर ये लाइट आगे फर्दर जाएगी, फिर ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और यहां पे आपने आंखें लगाई हैं, ये इमेज आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये लाइन देखो, ये जो लाइन इसने जो मोड़ा है लाइन को, तो मुझे बताओ ये लाइनें आपस में मीट कर रही हैं, नहीं मीट कर रही हैं, तो हमको मीट करवाना है, तो ये मुझे लाइनें ऐसे जाएंगी, ऐसे लाइनें जाएंगी, तो क्या कभी भी मीट कर पाएंगी,
ऐसे लाइनें कभी जाएंगे, कभी मीट कर पाएंगे, कभी नहीं मीट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जबरदस्ती वाला काम। जबरदस्ती वाला काम मतलब क्या करते हैं, हम जानबूझ के एक लाइन को पीछे खींचेंगे, काल्पनिक रेखा बनाएंगे, काल्पनिक रेखाओं से जो इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक इमेज। यहां जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। देखो इमेज कैसी बन गई, बहुत बड़ी बन गई, ठीक है। तो दो तरह का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, कौन कौन सा, एक तो होगा आईपीस, तो इस लेंस को क्या बोलते हैं, आईपीस, ठीक है। तो आईपीस, और दूसरा लेंस कौन सा होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव, ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दो तरह के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव। तो आईपीस जो होता है वो भैया छोटा होता है, कैसा होता है, छोटा होता है। तो मुझे बताओ इसका फोकल लेंथ भी क्या होगी, फोकल लेंथ भी इसकी क्या हो जाएगी, छोटी ही होगी। लेंस छोटा तो ऑफकोर्स फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, दूरी, फोकल दूरी भी छोटी होगी। ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं, ये साइज में बड़ा होता है, ऐसे मैंने यहां पे इसको ऐसे बनाया, लेकिन इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है। तो मुझे बताओ फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, फोकल लेंथ भी भैया इसकी क्या होगी, बड़ी ही तो होगी भाई, देखने में देख ही रहे हो तुम। तो ऐसा समझा गया, देखो यहां पे ये लेंस काफी बड़ा है, ये लेंस छोटा है, ठीक है। लेंस बड़ा, फोकल लेंथ भी बड़ा, लेंस छोटा, फोकल लेंथ भी बड़ा। अब आपसे यहां पे दो लेंस का इस्तेमाल किया है, और दोनों कैसे हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों ही उत्तल लेंस है यहां पे, जो हम टेलीस्कोप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बोला जाएगा नेत्रिका का फोकल दूरी अधिक होती है, तो बोला कि इसकी फोकल दूरी बड़ी होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, एकदम गलत है कोई, ठीक है। उसके बाद बोला, क्या बोला जा रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्रेटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव की जो बोला है फोकल लेंथ बड़ी होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी तो आगे देखना ही नहीं है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है, दोनों के बराबर होगी उपयोग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, फोकल लेंथ इसका बड़ा होता है टेलीस्कोप में, ठीक है। चलिए भैया आगे चलो, अभी तक जाके कोई भी एक बढ़िया क्वेश्चन नजर नहीं आया, ठीक है, सब अभी चिंदी पिंदी क्वेश्चन ही मिल रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम में ही आए हुए हैं, ठीक है। प्रकाश, क्या बोला गया, प्रकाशित पथ बराबर होता है, द ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होता है, तो मैं बता देता हूं, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पाथ लेंथ, पाथ लेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उपयुक्त में एक से अधिक या मोर देन वन। चलो यहां पे देखते हैं ऑप्टिकल पाथ, आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ऑप्टिकल पाथ बराबर क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू क्या लिखते हैं, पाथ डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग, पाथ डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस यहां पे डिस्टेंस, पाथ डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारा होता है ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तक नाक इनटू किसकी लंबाई, पाथ की लंबाई। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, तो अपवर्तक नाक इनटू पाथ की लंबाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, सब यहां पे गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की भैया कहानी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 20, अच्छा क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला गया, प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच में एक अदीप्त पट्टी होती है जिसे अलेक्जेंडर की अदीप्त पट्टी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि देयर इज अ डार्क बैंड बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो कॉल्ड अलेक्जेंडर डार्क बैंड, दिस इज बिकॉज, किसके वजह से होता है। अब बेसिकली यहां पे दो शब्द दिए हुए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष, क्या होते हैं ये मुझे बताओ, ये प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होते हैं, ठीक है। जब भी आपने इंद्रधनुष बना होगा, आपने देखा होगा दो तरह के इंद्रधनुष बनते हैं, ठीक है। पहले तो मैं इसके आंसर पे आ जाऊं, तब जाके आगे चीजों को समझाऊंगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि दो लाइटें में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो जाता है, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से यहाँ पे एक पट्टी बन जाती है जिसको अदृश्य पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे अकर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको वहां पे डार्क पट्टी बनती है, ठीक है। इंटरफेरेंस कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस का मतलब समझो, मतलब कि दो वेव है, ठीक है। अब दो वेव को मैं मिला दूंगा, तो दो वेव को मैंने मिला दिया, सपोज दैट, ठीक है, दो वेव को मिलाया, तो अब मान लेता हूं कि दोनों वेव सेम फेज में मिलेंगी, तो सेम फेज में मिलेंगी तो हो सकता है कि दोनों वेव को मिलेंगी तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड मान लेते कि नेट दोनों वेव का मिला के एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो एम्पलीट्यूड मतलब कि आयाम बढ़ा, तो जहां आयाम बढ़ेगा तो उस समय ब्राइटनेस बढ़ जाती। अगर वही दोनों वेव को मिलाया और दोनों अपोजिट फेज में मिलेंगी, तो भैया एक वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, जिसके वजह से इस तरह के इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव।
और जहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव। जहां पे कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव की वजह से क्या होगा, वहां पे डार्कनेस कम, मतलब कि वहां पे आपको डार्क नजर आएगी, ब्राइटनेस कम आपको नजर आएगी, उसी को बोल देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेसिकली यहां पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है जिसकी वजह से आपको डार्क बेंट नजर आता है। यहां तो समझ में आ गई बात, यहां पे क्या कहानी है, ठीक है। कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने, देखा होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, यहां पे हम क्या लेते हैं, 2 स्लिट लेते हैं, यहां पे मैंने कोई सोर्स लिया, टॉर्च वॉर्च कुछ भी ले लिया, तो यहां से वेव बाहर आएगी, यहां से वेव बाहर आएगी, ये दोनों वेव आपस में मिलेंगे। यहां पे मैंने स्क्रीन ले लिया, यहां पे अलग तरह का पैटर्न बनेगा, क्या बनेगा, यहां पे ब्राइट, यहां पे डार्क, यहां पे ब्राइट, यहां पे डार्क, ठीक है, यहां पे ब्राइट, यहां पे डार्क, यहां पे ब्राइट, यहां पे डार्क, ये पैटर्न बनता है। जब दोनों वेव का वेवलेंथ एम्पलीट्यूड सेम फेज मिलेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, दोनों का अपोजिट फेज मिलेगा तो डार्कनेस बनेगी, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो यहां पे आते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर तो ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो, इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं भाई, इसको देख लेते हैं। तो 2 तरह के रेनबो बनते हैं, ठीक है। यहां पे देखो ये एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूं कि समझना। देखो आंसर टिक करके आगे निकल जाऊंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि चीजों को समझाना, ताकि हो सकता है कि इससे संबंधित नेक्स्ट एग्जाम में, आने वाला जो एग्जाम है उसमें पूछ दिया जाए, तो आपको भैया पता होना चाहिए कि भैया क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की क्या कहानी है, प्राइमरी में कैसा रेनबो बनता है, प्राइमरी में जो रेनबो बनता है तो उसमें देखो ऊपर में जो आप 7 करोगे वेव की ओर, तो सबसे ऊपर में जो आपको नजर आएगा रेड कलर नजर आएगा, और नीचे में कौन सा नजर आएगा, वायलेट नजर आता है, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होता है, जस्ट उल्टा, यहां पे सबसे जो ऊपर रहेगा वो आपको कलर कैसा नजर आएगा, वायलेट नजर आएगा, और नीचे में कौन सा नजर आएगा, रेड नजर आएगा, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पे बेसिकली घटनाएं घटती हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। रेनबो जो बनता है उसके लिए 3 घटनाएं इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सा होता है, पहले होता है रिफ्रैक्शन, उसके बाद होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्या होता है, एक होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, होते हैं। 3 घटनाएं घटती हैं। तो यहां पे होता क्या कि TIR जो होता है वो एक ही बार होता है, और यहां पे TIR जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, जिसके वजह से कलर जो होते हैं थोड़े से पलट जाते हैं, और इसके वजह से वायलेट ऊपर हो जाता है और रेड नीचे हो जाता है। तो रेनबो बनने के लिए कौन कौन सी घटनाएं का इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले होता है आपका रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और फिर तीसरी कौन सी होती है, TIR। तो रेनबो बन रहा है तो यहां पे एक बार, सॉरी प्राइमरी रेनबो बना तो एक बार, और TIR और सेकेंडरी बन रहा है तो 2 बार TIR होगा, जिसकी वजह से कलर पलट जाते हैं, ठीक है। ये होता है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर यहां पे ये हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी में बढ़ते हैं। एक खोखला, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बहादुर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो थोड़ा सा पानी पीता हूं, थोड़ा सा देखो, एक क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। एक खोखला अवतल लेंस बहुत ही पतले पारदर्शी माध्यम का बना है, ठीक है। यह वायु अथवा क्रमशः N1 N2 अपवर्तक नाक वाले 2 द्रवों L1 तथा L12 से भरा जाता है, और यहां पे N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ, ठीक है। यह लेंस प्रकाश के एक समानांतर किरण पुंज से, ठीक है, अपसारित डायवर्जन करेगा, ठीक है। यदि, मतलब क्या बोला गया, फिर इंग्लिश में पढ़ देता हूं। एक hollow concave lens is made of a very thin transparent medium. It can be filled with air या two liquid L1 and L2 having refractive indices N1 and N2 respectively, and 1 is greater than N2 is greater than 1. This lens will be diverge a parallel beam of light when, कब, बनाओ इसको भाई, बना दिया तो भाई 5 रुपए इनाम मेरी तरफ से, बनाओ। बनाओ, थोड़ा सा टाइम लो, बनाओ इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं बट बन जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन पूछा गया। बोला गया क्या कि एक खोखला अवतल लेंस है बहुत ही पतले पारदर्शी का, ठीक है। क्या बोला गया, एक होलो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस मींस ये लेंस लिया गया, खोखला है, ठीक है, बात समझ में गया। अब क्या बोला गया है, इसमें वायु अथवा N1 N2 अपवर्तक नाक वाले 2 द्रवों को भरा जाएगा। पहला केस क्या किया है कि मैं इसमें एयर भर दूं, पहला केस ये बोला कि इसमें एयर भर दीजिए। दूसरा केस कि इसमें क्या बोला जाएगा कि एक द्रव भर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 दिया हुआ है। चलो भैया मैंने मान दिया,
ठीक है, केस 1 यहां पे ये हो गया, केस 2 यहां पे ये हो गया, और केस 3 यहां पे ये हो गया। केस 3 का मतलब क्या बोला क्या, एक और सिचुएशन दी हुई है जिसमें से मैं इस खोखले कॉनकेव लेंस में क्या डाल दूं, एक दूसरा द्रव डाल दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया हुआ है। सिंपल सी बात है। अब बोला गया है क्या है कि यह लेंस प्रकाश के एक समानांतर किरण पुंज को अपसाइड डाइवर्ज करेगा। मतलब क्या, अगर लाइट ऐसे आ रही है तो लाइट को क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा। मतलब लाइट आ रही है, लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। किस कंडीशन में, ठीक है, किस कंडीशन में, बात समझ में आ रही है। 3 कंडीशन दिए हुए हैं। होलो एक कॉनकेव है, ठीक है, अवतल दर्पण है आपके पास, ठीक है, तो अवतल सॉरी लेंस है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें एयर डाला, पहला केस। दूसरा केस, दूसरा द्रव डाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। तीसरा द्रव डाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। और यहां पे N2 इज ग्रेटर देन, यहां पे यही दिया ना, सॉरी N1 इज ग्रेटर देन दिया हुआ, N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ। ये सिचुएशन दी हुई है। अब लाइट आ रही है तो लाइट को ये डाइवर्ज करेगा। किस केस में, ऑप्शन को ये पास देते हैं। पहला केस दिया हुआ है, यह वायु से भरा जाए और वायु में रखा जाए, ठीक है। तो भाई मान लेते हैं कि भाई मैंने वायु में रखा गया और वायु में, देखो किस केस में ये डाइवर्ज करेगा। अब देखो, अगर सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो होगा, सॉरी रिफ्रैक्टिव, अब किस केस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का जो होगा, लेंस का वो ग्रेटर देन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अगर हो गया तो भैया ये किसके तरह काम करेगा। ये देखो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम से, तब ये किसके तरह बिहेव करेगा, तो जो लेंस है उसी तरह काम करेगा। लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, डाइवर्ट करने का। तो ये भैया लाइट को डाइवर्ट करेगा। तो बिहेव एज, कैसे करेगा ये, बिहेव एज कॉनकेव लेंस की तरह, जो जैसा लेंस है उसी तरह काम करेगा। लेकिन मैं सिचुएशन को उल्टा कर दूं, यहां पे मैं क्या कर दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा हो गया है लेंस की तुलना में। तो मुझे बताओ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो यहां पे भाई उल्टा काम करेगा। तब ये एज इट इज कॉनकेव लेंस की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि लेंस का हमने पावर कम कर दिया है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया है। तो यहां पे ये कैसे करेगा, बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करने लगेगा। मतलब कि लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करने की जगह लाइट को मोड़ने का काम करेगा। और आपसे पूछा कि लाइट को क्या करेगा, ये डाइवर्ट करने का काम करे। तो मतलब आपको ऐसी कंडीशन लेनी है जिसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। ये कंडीशन है। अब आते हैं भाई, देख लेते हैं क्या क्या बोला गया। वायु में बोला कि पहला केस है कि इसको वायु में भरा गया, अब मीडियम में वायु रखा गया। तो मैं भाई ले लेता हूं। तो मैंने बोला कि यहां पे मैंने लेंस लिया है, इसमें मैंने एयर भरा है और बाहर में मीडियम भी मेरा क्या है, एयर ही है। अंदर भी एयर, बाहर भी एयर। तो मुझे बता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना दिया हुआ है, 1। इसका N1 है और इसका N2 है। इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो मुझे बताओ, लाइट जब आएगी तो क्या डाइवर्ज होगी, ना, डाइवर्ज ही नहीं होगी, क्योंकि बाहर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, अंदर का भी वही है। तो लाइट सीधा पास कर जाएगी, लाइट सीधा पास कर जाएगी। लाइट कब मुड़ती है, जब दो अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो। जैसे एयर से वाटर में जाती तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दोनों का मीडियम अलग अलग है। लाइट आती है तो मुड़ जाती है। मैं बोलूंगा दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है, तो मतलब कि दोनों मीडियम सेम ही है, दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम ही है। तो क्या लाइट मुड़ेगी, ना, लाइट मुड़ेगी नहीं, लाइट सीधी पास आउट कर जाएगी। मतलब लाइट आ जाएगी, ऐसे ही पास हो जाएगी। दूसरी कंडीशन लेता हूं, तो दूसरा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया, वायु में भरा और L1 में रखा गया, L1 लिक्विड में रखा गया। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मैंने बोला कि भैया इसमें मैं क्या करता हूं, एयर भर देता हूं, ठीक है, एयर भर दिया मैंने और L1 में रखता हूं। मतलब कि बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या रख लिया है, N1 ले लिया है, ठीक है, N1 ले लिया है। अब यहां पे मैं आता हूं तो मैं बोलूंगा कि अंदर का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, ठीक है, क्योंकि अंदर में एयर है। और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1, मतलब कि ज्यादा है। तो यहां पे देखो N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1। तो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और अंदर का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और अंदर का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो कैसा काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। मतलब कि लाइट आई तो लाइट को ये मोड़ने का काम करेगा, डाइवर्ज करने का नहीं। ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं।
क्या बोला गया, L1 को भरें और L2 में रखा जाए। तो ठीक है भाई, डाल देते हैं। तो भाई साहब को बोला गया कि मान लेता हूं क्या, ये मैंने क्या किया कि L1 से भर देता हूं, तो मैंने L1 से भर दिया। तो L1 से भरा तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई साहब के पास N1 हो गया और N2 मीडियम में रखा गया। तो बाहर का मीडियम कितना है, तो N2 मीडियम है, मतलब कि, और यहां पे देखो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 हो जाएगा, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हो जाएगा, और N1 इज ग्रेटर देन N2 है। तो मतलब कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब यहां पे देखो, अगर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहा और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा, कम रहा, तो बिहेव एज ए कौन सा, जो लेंस है वो उसी तरह से बिहेव करेगा, मतलब किस तरह काम करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। अब लाइट यहां पे आएगी तो लाइट को ये भाई साहब डाइवर्ट करने का काम कर देगा। तो मतलब कि ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, लग रहा है अब लगा कि कुछ क्वेश्चन आया, ठीक है। अब तो जितने भी क्वेश्चन थे वो चंटू पंटू क्वेश्चन थे, ठीक है, वही पावर, वही लेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे देखो, क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है, बट कोई नहीं, इन क्वेश्चनों को हम लोग टैकल कर सकते हैं, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या बोला गया, एक श्वेत प्रकाश संकिरण किरण एक आभासी लेंस से गुजरने के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारित होने में असफल हो जाती है, यह दोष निम्न कहलाता है। ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट फेल्ड टू कन्वर्ज टू ए सिंगल पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू ए कन्वर्जिंग लेंस, दिस डिफेक्ट नॉन एज। क्या बोला गया, देखो मेरी क्या कहानी यहां पे, दो मिनट के लिए चलो भाई, यहां पे देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में एक श्वेत प्रकाश संकिरण, तो बोला गया कि ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल टू ए कन्वर्ज टू ए सिंगल पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू ए कन्वर्जिंग लेंस, दिस डिफेक्ट इज नॉन एज। देखो क्या बोला गया, मैंने बोला कि एक लेंस लिया, ठीक है, कौन सा है, कन्वर्ज, एक ऐसा लेंस लिया, अच्छा एक ऐसी वस्तु ली जो क्या करती है, लाइट को कन्वर्ज करती है। तो भैया कन्वर्ज करने वाला मैंने एक ले लिया, तो कन्वर्ज करने वाला कौन सा होगा, तो मैंने बोला कि यहाँ पे एक लेंस ले लेता हूं जिसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है जो लाइट को कन्वर्ज करता है। लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, ये मैंने बोला क्या, ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट, एक नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट, तो नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट आ रही है, तो छोटी सी बीम ऑफ व्हाइट लाइट रही है। अब यहां पे देखो ये क्या करेगा, तो नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट है, तो बेसिकली यहां पे देखागा एक व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, तो बोलूंगा 7 कलर होते हैं। कौन से, विभिगियो। तो वहां से देखो 7 अलग अलग कलर यहां से आ रहे हैं, 7 अलग अलग कलर यहां से आ रहे हैं, तो मतलब कितने, 1 2 3 4 7 अलग अलग कलर यहां से आ रहे हैं, एक यहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, ठीक है। अब दो लाइटों को अगर इमेज बनानी है, अगर इमेज आपको बनानी है, तो दो लाइट आएंगी आपस में मिलेंगी एक पॉइंट पे, तब जाके इमेज आपका बनता है, ठीक है। अब यहां से मैं इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऊपर से एक लाइट ले ली 7 अलग अलग कलर के, और नीचे में भी 7 अलग अलग कलर के मैं ले लेता हूं, एक कितना हो गया, यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। अब ये लाइटें आपस में मुड़ेंगी, तो मुझे बताओ क्या सभी लाइटें, क्या सभी लाइटें, क्या सभी लाइटें, क्या सभी लाइटें एक बिंदु पे आके मिलके इमेज बनाएंगी, क्या सभी लाइटें एक बिंदु पे आके मिलने के बाद क्या इमेज बनाएंगे, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, बोलेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो वेवलेंथ अलग है तो मुड़ेंगे भी तो अलग अलग, सबका एंगल ऑफ डेविएशन भी तो अलग अलग होगा, सब अलग अलग एंगल से मुड़ेंगे। तो मतलब ये हुआ कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये अलग इस एंगल में जा रही है, तो ये यहां पे मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा मान लेता हूं कि यहां पे विबग्योर है, ठीक है, विबग्योर है, तो भैया ये क्या, विबग्योर वायलेट राइट ज्यादा मुड़ रही है, तो भैया यहां तक। उसके बाद नीचे वाली जो होगी वो थोड़ी सी कम मुड़ेगी, तो कम मुड़ी तो भैया यहां पे आगे, और ये यहां पे आगे, यहां पे आके मिल जाएंगी। ये तो कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है। उसके नीचे एक और कल होगी, थोड़ी और कम बैंड होगी, तो यहां पे मुड़ेगी। इसके नीचे एक और होगी, वो और कम मुड़ेगी। इसके नीचे और कम होगी, तो वो यहां पे आके, मतलब कि ये हुआ सातों कलर अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो सातों कलर अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो क्या इमेज आपकी एक कंप्लीट इमेज आप देख पाएंगे ना। तो अलग अलग इमेज पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मिले, तो इमेज जो देखेंगे वो आपको धुंधली नजर आएगी, ठीक है। इसी को एक दोष बोला जाता है। वही पूछा जाए कि क्या इसको कौन सा डिफेक्ट बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है क्या,
इसी को बोला जाता है क्रोमेटिक एबरेशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24। चलो 21, श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज प्रकाश से अच्छा प्रिज्म से, अच्छा चलो चलो समझ में आया क्या बोला गया है कि बोला ही जाएगा कि श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा घटक रंग सबसे अधिक झुकेगा? ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड ए स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कलर बैंड मोस्ट? ये बहुत मैंने बोला ना, अब देखो कितने बार ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अब मुझे लगता है चौथी बार आ चुका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वही खेल खेलना है। इस प्रिज्म से पास हो रहा है तो कौन सी लाइट ज्यादा मोड़ रही है, कौन सी लाइट कम मोड़ रही है। मैंने बोला कि सारा खेल किस पे है, तो कौन सी ज्यादा मुड़ेगी, तो भैया सारा खेल आपको वेवलेंथ पे ही डिपेंड करता है। वेवलेंथ ज्यादा तो कम मुड़ेगी, वेवलेंथ कम तो ज्यादा मुड़ेगी। ठीक है, तो बोला कौन सा घटक सबसे अधिक झुकेगा, मतलब कि सबसे ज्यादा कौन बैंड होगी, सबसे ज्यादा कौन सी मुड़ेगी, तो कौन सी ज्यादा मुड़ेगी, जिसका वेवलेंथ कम होगा। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसके पास कम है, तो मुझे बताओ। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे फंसने वाला है, फंसाने वाला क्वेश्चन तो था ही। ठीक है, तो वे भी गियोर है, तो वे भी गियोर है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन मुड़ेगा, तो सबसे ज्यादा मुड़ेगा कौन सा, तो वायलेट मुड़ेगा। ऑप्शन में है, नहीं है। इंडिगो उसके बाद आएगा, ये भी है, नहीं है। ठीक है, सबसे क्या बोल रहा है, सबसे देखा जाएगा मैक्सिमम विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा मोस्ट कलर बैंड। ठीक है, कौन सा बैंड होगा, ठीक है सही बात है। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ब्लू। तो मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम, बहुत ही बार, इसलिए भाई सारा खेल वेवलेंथ पे खेल यहाँ पे होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, इसका प्रतिबिंब उसी की ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी डैश होगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एट द डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विल बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फोकल लेंथ आपको क्या बोला गया, लेंस दिया गया है। ठीक है, सॉरी दर्पण दिया गया है। ठीक है, आपको दिया गया ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट दूरी और इमेज दूरी भी आपको दी हुई है। ठीक है, आपसे फोकस लेंथ पूछा गया, फोकल दूरी क्या होगा, सिंपल सा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है। तो मिरर में इमेज बन रहा है तो भैया मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। अब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो मैं बोलूंगा लो मैंने अवतल दर्पण को बना दिया, यहाँ पे अवतल दर्पण को बना दिया। अब मैं बोलूंगा कि क्या बोला गया, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया किसी वस्तु को। तो मान लेता हूं यहाँ पे पोल है, यहाँ 12 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है किसी को। ठीक है, 12 सेंटीमीटर पे। और क्या बोला गया, इसका प्रतिबिंब मतलब इसका इमेज कहाँ बन रहा है, 18 सेंटीमीटर बन रहा है। तो मतलब कि मान लेता हूँ कि यहीं पे कहीं 18 सेंटीमीटर पे बन रहा होगा। तो यहाँ पे भैया 18 सेंटीमीटर पे बन रहा है, बोला कि 18 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। ठीक है, उसी और लिखा हुआ भी है, उसी और। तो ये वर्ड लिख दिया है तो तुम्हारे लिए और आसान हो गया, उसी और ये लिख दिया है। मैं रहता तो ये बोलता ही नहीं, मैं बोलता ये पॉइंट तो मैं आपको देता ही नहीं, आपको फंसा था, मैं फंसाने का काम करता आपको। ये वर्ड दे दिया तो अब आपके लिए आसान हो गया, कुछ है ही नहीं अब क्वेश्चन में, दम ही नहीं है, फॉर्मूला में लगाओ आंसर निकालो। कंफ्यूजन क्या होती जब मैं यहां पे ये वर्ड लिख देता, उसी और की जगह खत्म कर देता, तब मजा आता क्वेश्चन बने। ठीक है, अब यहाँ पे उसी और कर दिया, मतलब कि इमेज भी इसी और बन रही है। तो फोकस आपको निकालना है। तो मुझे बताओ ये आपको कितना है, मैंने अब देखो यहाँ पे वैल्यू आपको रखना है, ये कौन सी है, ये आपको दिया हुआ है u और ये आपको दिया हुआ है v। लेकिन मैंने आपको बोला कि जब भी मिरर फॉर्मूला लगाना है तो विथ साइन कन्वेंशन, मतलब कि कोई भी, तो मिरर के इस साइड जो भी वैल्यू लेते हैं वो किस में लेते हैं, प्लस में, और मिरर के कोई भी डाटा जो इंफॉर्मेशन लेते हैं इस साइड में वो नेगेटिव में लूंगा। तो मुझे बताओ भैया u, मतलब कि ये मेरा u है, ये मेरा v है, u किधर है, इधर है, तो इसको नेगेटिव में, v इधर है तो इसको भी नेगेटिव में। तो 1/f बराबर सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा 1/b। v की वैल्यू कितनी दी है, 1/18। ठीक है, और उसके बाद vu की वैल्यू कितनी दी है, -1/12। तो दोनों माइनस में ही है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 36 ले लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो 1/f बराबर क्या लिखूंगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/36। तो f बराबर क्या हो जाएगा, -36/5। आंसर देखेंगे भैया कितना आ जाएगा, तो -36/5 बेसिकली कितना आ जाएगा, 7/35, 7 के आसपास आ जाएगा। और आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आंसर आएगा, तो मतलब ये तो होगा नहीं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और देखो फोकल लेंथ किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। ठीक है, क्या बोला गया, एक प्रकाश किसी वायु से जार में रखे जल से पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पे आपतित होती है। किरण जल में डैश के कोण से आपतित होगी और आपतित किरण के तल में डैश होगी। ए लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम ए एयर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन अ जार एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। द रे विल बी रिफ्रैक्ट इन वाटर एट एंगल ऑफ डैश, ठीक है, एंड विल डैश इन द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 30 डिग्री से अधिक स्थिर, 30 डिग्री से कम स्थिर, 30 डिग्री से कम स्थिर नहीं, उपयोग में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे समझते हैं। बोला गया कि आपको दिया हुआ क्या, किरण वायु से जार में जा रही है और जार में क्या है, जल है। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे मैंने रखा हुआ है जल, ठीक है, यहाँ पे मैंने वाटर रखा हुआ है और ऊपर में क्या है, ऊपर में एयर दी हुई है। लाइट आ रही है और लाइट आ रही है तो भैया लाइट क्या बोलिए, आपतित कोण कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो लाइट ये कौन सी रेत है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। और यहाँ पे एक नॉर्मल लूंगा मैं, नॉर्मल से ही एंगल लिया जाता है, एंगल कितना लूंगा मैं, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने 30 डिग्री एंगल ले लिया। ठीक है, मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव एंगल के बारे में, रिफ्रैक्टिव एंगल के बारे में मुझे बताओ कि भैया रिफ्रैक्टिव एंगल, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो लाइट जब भी एयर से वाटर में जा रही है, मतलब कि किधर जा रही है, यहाँ पे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। ये कौन सा मीडियम है, तो रेयर्ड मीडियम है। ठीक है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, मतलब ये कौन सा है, संघनन माध्यम है। ये कौन सा है, विरल माध्यम है। जब भी लाइट विरल से संघनन माध्यम में जाती है तो लाइट जो होती है, जो रिफ्रैक्शन हो जाता है, लाइट जो होती है ये वाली रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है, ये किधर जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, तो हमेशा ये नॉर्मल से पास में आएगी, नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी। मतलब कि इसको जाना था, मान लगे ऐसे जाना था, लेकिन कैसे चली जाएगी, ऐसे आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अगर मान लेते हैं नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ती तो नॉर्मली सीधे चली जाती, नॉर्मल की तरफ अगर नहीं मुड़ती तो सीधे चली जाती। अगर ये सीधी जाती तो ये एंगल कितना बन जाता, ये एंगल बन जाता 30, ये दोनों एंगल बराबर हो जाते। लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है, तो मुझे बताओ ये एंगल बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये एंगल 30 से कम हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 से कम हो जाएगा, क्योंकि एंगल मुड़ गई है। ये नहीं मुड़ती तो 30 था, मुड़ गई है तो मतलब एंगल छोटा हो गया। और छोटा होने का मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव एंगल जो होगा वो पक्का क्या होगा, लेस देन 30 होगा। इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। तो लेस देन 30 होगा, 3 से अधिक होगा ये खत्म, 3 से कम होगा ये हो सकता है, 3 से कम ये हो सकता है उपयुक्त में। अच्छा, अब देखते हैं बी और सी में। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो हो जाएंगे 30 से कम होगा। कौन सा, आपकी आपतित किरण। ठीक है, जल में डैश जो आपतित कौन होगा वो 30 से कम होगा। और बोला गया कि आपतित कौन होगा। ठीक है, अब देखो स्थिर रहेगी कि नहीं रहेगी। स्थिर का मतलब क्या हुआ कि लाइट देखो बेंड हो रही है, तो मतलब कि अगर लाइट सीधे ऐसे क्रॉस कर जाती इस मीडियम में तो हम बोलते हैं कि भैया लाइट बेंड नहीं है, तो मतलब कि लाइट कैसी है, स्थिर है। लेकिन मैं बोलूंगा कि लाइट तो भैया बेंड हो गई, लाइट बेंड हो गई तो मतलब कि लाइट स्थिर हुई ना, तो लाइट कैसे हो गई, अस्थिर हो गई, तो मतलब कि लेस देन 30 होगा और स्थिर नहीं होगी। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहीं तक रखने देता हूं क्वेश्चनों को। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में इस सेशन को कैरी ऑन करेंगे, वहीं पे देखेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप निराश ना हो, एग्जाम का पैटर्न जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है, आपको तो एग्जाम देना ही है। आप बैठ के फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, परेशान ना अपने आप को करें, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, भाई अब पीटी होगा, मेंस होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, ये हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब जो होना है वो तो हो गया। हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही उपाय कर सकते हैं कि हम अपनी तैयारी को और बेहतर करें, अपने आप को और खतरनाक बनाएं। खतरनाक कैसे बनाएंगे, डेप्थ एनालिसिस करो, चीजों को और गहराई में समझेंगे और समय देंगे ताकि चीजों को और अच्छे से समझ पाए और अपने आप को इतना ज्यादा तैयार कर पाए ताकि जो मेरा सपना है एक सीट का, उस सीट को हम भाई साहब लेके रहे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, इसी सेशन को मैं कैरी ऑन करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।